साहब प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। कल की अधूरी रही चर्चा को आज पूरा करते हैं। कल हमने चर्चा की थी लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष पर लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर। लोकसभा में कल अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा अधूरी रह गई। व्यवस्था के तहत 10 घंटे चर्चा होनी थी, कल चर्चा पूरी नहीं हो पाई थी। उस अधूरी चर्चा को आज लोकसभा में पूरा किया गया। यूं तो आसंदी के द्वारा इस अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए कुल 10 घंटे का समय निर्धारित था, लेकिन वक्ताओं की संख्या ज्यादा थी। वक्ताओं ने तसल्ली से बोलना चाहा, विषय गंभीर था, इसलिए आसंदी ने उस चर्चा को 13 घंटे चलने दिया। 13 घंटे की इस चर्चा के दौरान पक्ष विपक्ष के तमाम नेताओं ने अपने मतों को व्यक्त किया, अपनी राय दी, अपनी अभिव्यक्ति दी। बोलने वालों में देश के गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल रहे, जिन्होंने धारदार तरीके से ओम बिरला के कामकाज की न केवल सराहना की, बल्कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को खासा निशाने पर लिया। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के भाषण में ओम बिरला को लेकर समर्थन कम और राहुल गांधी को निशाने पर लेने की होड़ ज्यादा दिखी, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो निशिकांत दुबे हो, अनुराग ठाकुर हो और आखिरी वक्ता के तौर पर अमित शाह रहे हो। उन्होंने ये बताया कि कमाल की बात है, ओम बिरला के आचरण को लेकर अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है, जबकि आचरण पर सवाल तो राहुल गांधी के ऊपर है। यह भी दलीलें दी गई कि राहुल गांधी तो इस सदन को गंभीरता से लेते ही नहीं है। जब सदन के सत्र चलते हैं तब वह देश तो छोड़िए विदेश में ही पाए जाते हैं। तो कुल मिलाकर जब चर्चा चली तो चर्चा के बाद आखिरी वक्ता के तौर पर जिनके नाम से यह अविश्वास प्रस्ताव आया था, कांग्रेस के सांसद जावेद जी, उनका नाम पुकारा गया। पर अमित शाह के भाषण को लेकर इतनी नाराजगी कांग्रेस और उनके साथियों के मन में थी, उन्होंने नारेबाजी के बीच अपने ही साथी को बोलने नहीं दिया। आखिर में जगदंबिका पाल जी ने सीधे इसके संदर्भ में मत विभाजन की बात कही। ध्वनि मत के आधार पर ही फैसला हो गया, क्योंकि किसी ने वोटिंग की मांग नहीं की। संख्या बल सदन में कहीं पर भी विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में नहीं था। नतीजतन अपनी संभावित शर्मनाक हार से शायद बचने के लिए विपक्ष ने मत विभाजन की मांग ही नहीं की। नतीजा यह हुआ कि ध्वनि मत के आधार पर ही फैसला हुआ और लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ भारत के संसदीय इतिहास में लाएगा चौथा अविश्वास प्रस्ताव भी असफल हो गया। इस असफलता पर ही हम बात करते हैं। हमारा आज का विषय है खारिज अविश्वास, बिरला पर विश्वास। ओम बिरला कल से फिर लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे हुए दिखाई देंगे। उनका कुर्सी पर आना विपक्ष को कितना भाएगा, सत्ता पक्ष इस जीत को किस रूप में आने वाले समय में देखेगा और इस अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान क्या विपक्ष अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाया? क्या वाकई देश के सम्मुख यह स्पष्ट हो पाया कि ओम बिरला अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन वाकई निष्पक्ष तरीके से नहीं कर रहे, या इस अविश्वास प्रस्ताव के दौरान सत्ता पक्ष राहुल गांधी को एक बार फिर घेरने में कामयाब रहा? थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ इस दिलचस्प राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान हैं। भारतीय जनता पार्टी, जो इस अविश्वास प्रस्ताव पर नाराज रही, इसे आसंदी के अपमान के तौर पर व्यक्त कर रही थी और इसके लिए वस्तुतः राहुल गांधी के आचरण को जिम्मेदार ठहराई थी, उस भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए राधिका खेड़ा जी हमारे साथ है। तेज तर्रार प्रवक्ता है, खासे गुस्से में रहती हैं, खास तौर पर कांग्रेसियों को लेकर। हमारे साथ डॉक्टर हिलाल अहमद हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, जिसने ये पहल की थी कि ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। वो क्या कहते हैं? जो अविश्वास प्रस्ताव लाए उन्हीं को बोलने का मौका नहीं मिला। हमारे साथ देवेंद्र वर्मा जी हैं। इस दौरान जो तथ्यात्मक रूप से नियम के आधार पर बातें कही गई, देवेंद्र वर्मा जी उसके संदर्भ में कितने सहमत और असहमत समझने की कोशिश करेंगे। विधानसभा के बड़े अधिकारी रहे हैं, छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रमुख सचिव रहे हैं, समझेंगे उनसे। और इनके बीच तटस्थ राय देने के लिए वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार सिंह जी हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर हिलाल अहमद जी से करेंगे, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव भले ही पारित नहीं हुआ, पर पहल तो उनकी पार्टी की थी। पर उनकी बात सुने उससे पहले सदन में चर्चा के दौरान जो कुछ चर्चित बयान रहे उन पर दृष्टि डालते हैं। सुनिए। मेरा नाम लिया गया है। ओके, आप आपका विषय बोल दिया है ना, आपने अपना विषय बोल दिया है। तो मल्टीपल टाइम मुझे रोका गया। लास्ट टाइम
I raised the issue of the Prime Minister being compromised. I raised the issue of Mr. Narawane. I raised the issue of Epstein. Honorable LOP, And I raised the issue of Adani. I have given I was silenced. permission that This after issue- this speech of these Ravi Shankar issues Prasad ji, are you will be fundamental given to the the people of India. scope to speak. Our Prime Minister has been Okay. compromised. Everybody Okay. knows the Ravi result Shankar of the Prasad ji. compromise of our Prime Minister. 4 दशक के बाद जिस नियम का उपयोग करके प्रस्ताव आया वो प्रस्ताव नियम अनुसार ही नहीं है। ये नियम को मानते ही नहीं है मान्यवर, और फिर कहते हैं कि हमें बोलने नहीं देते, हमें बोलने नहीं देते। मान्यवर के कुछ सदस्यों ने कहा कि माइक के कारण आया है, माइक बंद हो रहा है। अभी गिरिराज जी भी खड़े होकर बोल रहे थे पप्पू जी के खिलाफ, तो माइक बंद कर दिया। गिरिराज जी का भी बंद होता है मंत्री होने के बावजूद। ऐसा नहीं है भाई, ये सदन नियमों से चलता है, और जो नियम अनुसार नहीं करेगा, डिसिप्लिन से नहीं करेगा, उसका माइक बंद ही हो जाएगा, और उसका माइक बंद हो ही जाना चाहिए। जिस तरीके से प्रधानमंत्री के कुर्सी के पास उधर के लोग आए थे, माननीय स्पीकर साहब ने जो टिप्पणी की वो बहुत सही की सर, वरना उस हाउस में कुछ भी हो जाता। सर, अराजकता नहीं होनी चाहिए। लेट दिस हाउस शुड नॉट बी टर्न इनटू ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनार्की। और सर, मेरा स्पष्ट आरोप है कि विपक्ष के लोग, विशेष रूप से कांग्रेस और उससे विशेष रूप से राहुल गांधी, अपनी अराजक सोच के कारण इस हाउस को अराजकता में बदलना चाहते हैं। आज विपक्ष पूरी तरह से एक्सपोज हुआ, क्योंकि देश के सामने एक बात गई कि जो लोग टेबल पे खड़े होकर नाचते हैं, कागज फाड़ के स्पीकर पर फेंकते हैं, जो पेपर स्प्रे करते हैं, जो हाउस में बैनर लेकर आते हैं, तो उनको नियमानुसार सस्पेंड ही करना चाहिए और उनको बोलने का अवसर भी नहीं देना चाहिए। वही कोई भी कुर्सी पे होगा, चाहे ओम बिरला जी हो या कोई भी पैनलिस्ट हो, सब नियमानुसार हाउस चलाते हैं। देश ये देख रहा है कि अगर हाउस नियमानुसार चल रहा है तो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं जो देश में सदन को चलने नहीं देना चाहते। अविश्वास प्रस्ताव राहुल जी पे नहीं था, स्पीकर पे था, उस विषय पे बोलना चाहिए। और अब शब्द इस्तेमाल करते हैं और स्पीकर साहब उनको रोकते भी नहीं हैं। आज अब शब्द इस्तेमाल किया है उन्होंने सदन के अंदर। तो अहमद साहब, आपसे शुरू करते हैं। अपने उद्देश्य को कितना प्राप्त कर पाए आप? सीधा सवाल। एक बात हम देश की जनता के सामने लेकर के आए हैं और पूरी स्पष्टता के साथ लेकर के आए हैं कि आज की तारीख में आप कोई भी विषय पे लेकर के आए, लेकिन केंद्र बिंदु में हमारे जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वही रहे। आप ओम बिरला जी के खिलाफ भी अगर आप विश्वास प्रस्ताव लेकर के आते हैं तो भी चर्चा का विषय जो है वो लीडर ऑफ अपोजिशन रहेंगे। ये बहुत बड़ी विजय है अपोजिशन की सत्ता दल पे कि आज वो इतने महत्वपूर्ण हो गए हैं, उनकी बात जो है उसके वो इतनी ज्यादा चुभने लग गई है सरकार को। क्यों ना चुभे, वो सच बात बोलते हैं, सही बात बोलते हैं, आगाह करते हैं, और आप जो है सारी दुनिया के आगे सरेंडर खड़े रहते हैं। तो जाहिर सी बात है, जो आदमी सबके सामने सरेंडर खड़ा हुआ है, हाथ बांध के खड़ा हुआ है, और आप उससे कहिए ये बात तो चुभेगी तो उसको, और जब वो चुभेगी तो ऐसी ऑल फॉल बकेंगे जैसे कि आज हमने संसद में देखा। जिस तरह से संसद में अमर्यादा भाषा का इस्तेमाल किया गया, ये उनकी बौखलाहट को दिखाता है। ये दिखाता है कि किस तरह से पूरी तरह से बौखलाई हुई सरकार है। और सबसे अफसोस की बात यह है कि आज देश की जनता ने यह भी देखा कि ये ना देश चला सकते ना संसद चला सकते। जो सरकार है ये उसका दायित्व है कि वो सरकार देश भी चलाए और संसद को भी चलाए, और संसद को वो चलाने में पूरी तरह से फेल है, देश को चलाने में पूरी तरह से फेल है, विदेश नीति को चलाने में पूरी तरह से फेल है। आज की तारीख में कोई भी विदेश नीति कोई नहीं जानता, किसके साथ क्या ट्रेड डील हुई नहीं पता, कब हमने सीज फायर किया, कब हमारा सीज फायर खत्म हुआ ये हमको विदेश से आप पता लगता है, ट्रेड डील हो गई हमको विदेश से पता लगता है, किन शर्तों पे ट्रेड डील हुई ये हमको विदेश से पता लगता है। आज की तारीख में हमारा जो सरकार है उसको मैंडेट जो है वो विदेश से मिलता है। तो जाहिर सी बात है, ये सारी की सारी बातें अगर लीडर ऑफ अपोजिशन या अपोजिशन करेगी तो सत्ता पक्ष बौखलाएगी। अच्छा, एक बात बताओ अहमद साहब, वो हम एक कहावत सुनते थे बचपन में, बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा। आप इसी में खुश हो गए क्या? भाई राहुल गांधी पर बात केंद्रित रही, आप इस बात पर बहुत खुश है कि देखो जो भी हो
हमारा नेता केंद्र में रहता है। अब आपके नेता को अराजक बताया जा रहा है, अनियंत्रित बताया जा रहा है, गैर जिम्मेदार बताया जा रहा है, और आप इसमें भी आनंदित है कि वाह भाई हमारे नेता का नाम तो लिया जा रहा है। तो हिलाल अहमद साहब, ये आपकी उपलब्धि है एक। दूसरा, आपने दलील ये दी कि ये सरकार ठीक से काम नहीं कर रही, ना ये सदन चला पा रही है, ना ही ये देश चला पा रही है, विदेश नीति का पता नहीं है। ये सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव था क्या? आप अविश्वास प्रस्ताव तो ओम बिरला के खिलाफ लाए थे। क्या आप इस पूरी 13 घंटे की चर्चा के माध्यम से देश के सम्मुख यह स्पष्ट कर पाए कि ओम बिरला एक तटस्थ, एक जिम्मेदार अध्यक्ष के तौर पर निर्वहन नहीं कर रहे? या आप इस बात में पूछे क्या हम लाए भले अविश्वास प्रस्ताव ओम बिरला के खिलाफ थे, पर हम सरकार को घेरने में कामयाब रहे, ओम बिरला भले ही अपनी कुर्सी पर सलामत रह गए? थोड़ा स्पष्ट करेंगे अहमद साहब? जी जी जी। देखिए, जिस तरह से आपने बताया ना कि जिन शब्दों का इस्तेमाल लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए किया गया, ये दिखाता है कि किस तरह से ये सरकार पूरी तरह से खोखली है। उसके पास कोई तथ्यात्मक चीज नहीं थी। ऑल फॉल कॉल आप कहिए कि साहब आपको इन शब्दों से जो है वो नवाज दिया गया, तो हाँ बिल्कुल, हम कुछ जगहों के ऊपर यही उम्मीदें होती हैं। जब आप जो है वो इफ यू कैन नॉट कन्विंस कंफ्यूज, यही ये सरकार है कि सरकार जो है इस बात को कन्विंस नहीं कर पाई कि ओम बिरला जी सही थे। और रही बात इसकी कि आप बताइए, अगर ये स्पीकर के खिलाफ मोशन हमारा सक्सेसफुल होता तो क्या सरकार रहती? क्या सरकार ना गिर जाती? तो इसलिए ये जो अविश्वास प्रस्ताव है, ओम बिरला जी का कोई व्यक्तिगत मामला नहीं था, ये स्पीकर का मामला था, और स्पीकर सरकार के कहने से काम कर रहा। हमारा आक्षेप भी यही है कि ओम बिरला जी जो है उनको एक तटस्थ स्पीकर होना चाहिए। वो तटस्थ स्पीकर ना हो करके सरकार को बचाने में लगी। जैसे एप्स्टीन फाइल का नाम नहीं ले सकते आप, वहां पर आप नाम लीजिए, आपको जो है वो हटा दिया जाएगा। आप जो है नरवणे जी का नाम नहीं ले सकते, नरवणे जी का, उनकी बुक का नाम लीजिए, वो मना कर दिया जाएगा बोलने के लिए। आप उसके ऊपर कुछ नहीं बोल सकते। आप कहते हैं वो बुक पब्लिश नहीं हुई। अगर पब्लिश नहीं हुई है, जो दिखाई है राहुल जी ने, अगर वो गलत है तो पब्लिशर को क्या नोटिस जारी किया गया? क्या पब्लिशर से ये पूछा गया कि आपने ये किताब कैसे छाप दी जब आपको इसकी परमिशन नहीं थी? पूछना चाहिए था ना। या कारवां मैगजीन है, उसको नोटिस दिया गया कि आपने जो बुक पब्लिश नहीं हुई उसके ऊपर कैसे लिख दिया? नहीं दिया गया ना। अगर ऐसा ही था तो सरकार हिम्मत क्यों नहीं करती है? हिम्मत क्यों करती? चलिए मैं राधिका जी के पास आता हूं, उससे पहले 2 सवालों के संक्षिप्त उत्तर आपसे चाहिए। जो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे सम्मानीय सांसद, इस चर्चा के अंत में उन्हें का नाम बोलने के लिए पुकारा गया। आपके ही साथियों ने जो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए उनको बोलने नहीं दिया। जगदम्बिका पाल जो आसंदी पर मौजूद थे, लगातार कोशिश की और देश ने देखा वो पुकार रहे हैं और आपके साथी, आपकी पार्टी के तमाम जिम्मेदार सांसद उन्हें बोलने नहीं दे रहे। तो ये कौन सा दृष्टिकोण है, ये हमें समझा दीजिए। एक। दूसरा ये कि आप अविश्वास प्रस्ताव लाए, क्या अपने बीच में विभाजन को लेकर कोई खतरा दिखा जो आपने मत विभाजन की मांग तक नहीं की? भाई पता तो चलता कि सत्तारूढ़ गठबंधन का संख्या बल इतना, विपक्ष का संख्या बल इतना, कौन ओम बिरला जी के साथ, कौन ओम बिरला जी के खिलाफ? आपकी हिम्मत ही नहीं पड़ी मत विभाजन की मांग करने की। थोड़ा अहमद साहब बताइए ना, आप लोग इतना डर क्यों गए? जी हिमांशु जी, देखिए, पहली और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह का भाषण गृह मंत्री ने दिया है, वो एक गृह मंत्री से एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है। अमित शाह साहब कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन गृह मंत्री जो है वो एक सांसद संसद में खड़े होकर के जिन शब्दों का प्रयोग किया है, उन शब्दों का इस्तेमाल करने के बाद ये बात स्पष्ट थी कि वहां पर बैठे हुए जो स्पीकर हैं वो क्या चाहते हैं। उन्होंने एक मर्तबा भी उनके उन अपशब्दों के ऊपर कोई रोक टोक नहीं लगाई। ये तक नहीं कहा कि इसको एक्सपेंड कर दिया जाए। तो वहां पे क्या हो रहा था हिमांशु जी, आपने भी बहुत संसदें देखी होंगी, उनको चलते हुए देखा होगा। 2014 से पहले की भी संसद होती थी। आपने कभी देखा है कि सत्ता पक्ष इस तरह की भाषा का प्रयोग करके, बजाय इसके कि वो बात करके अपोजिशन के साथ इस मसले को हल करता, वो कॉम्बेटिव मूड में हमेशा रहे।
वो हमेशा चाहे कि संसद ना चले, वो हमेशा ऐसे शब्दों का प्रयोग करे जिससे कि संसद ना चलाया जाए। ये आपने इससे पहले कब देखा है किस तरह से होता हो? एक बात तो ऐसे में जो हमारे जो अविश्वास प्रस्ताव जावेद साहब लेकर के आए थे, अगर वो बोलते भी तो क्या उसका नतीजा निकलता, जहां के पास सामने बैठा हुआ स्पीकर जो है वो गूंगा बहरा हो चुका है, पूरी तरह से संवेदनहीन हो चुका है अपोजिशन और पार्लियामेंट्री जो प्रोसीजर से उनकी तरफ। उसके बाद क्या हम उनसे बहस करते, क्या बात करते? एक बात। दूसरा ये कि हिमांशु जी, क्या आपको किसी प्रकार का ये शक है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर विभाजन है और हमको वो विभाजन चेक करना चाहिए था? अगर इस प्रकार का है तो निश्चित रूप से आपकी पत्रकारिता हमसे दो हाथ आगे, हमारे पास इस तरह की कोई समाचार नहीं पहुंच पाया कि भारतीय जनता पार्टी में किसी प्रकार का विभाजन हो चुका है या उनके साथियों में कोई विभाजन हो चुका है। इसलिए हमको जो है ये प्रस्ताव केवल मतदान करा लेना चाहिए था, जिससे पता लगे कि भारतीय जनता पार्टी के कितने लोग इंटैक्ट हैं और कितने लोग उसमें टूट चुके हैं। अगर ऐसी बात है तो निश्चित रूप से इस मामले में कांग्रेस के पास सही वक्त से सही सूचना नहीं आ पाई। वो सूचना आपके पास हमसे ज्यादा पहले सही सूचना के अभाव के चलते हिलाल अहमद साहब बोल रहे हैं हमने मत विभाजन नहीं मांग पाए, हमारी चूक हो गई। पर हमने तो दो बातें कही थी ना अहमद साहब कि भाई आपको सामने वाले में विभाजन की उम्मीद थी या अपने यहां पर कोई विभाजन हो गया था जो सार्वजनिक ना हो जाए, इस डर से आपने विभाजन नहीं मांगा। तो हमने दोनों बातें कही थी, आपने केवल एक बात अपनी सुविधा के अनुसार सुनी और उस पर बोलना चाहा। पर आपकी बात का सम्मान है, पर मैं राधिका जी के पास जाता हूं और राधिका जी से समझना चाहता हूं। ओम बिरला जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया राधिका जी, और जगदंबिका पाल के प्रति अविश्वास तक पहुंच गया। हिलाल अहमद साहब बोल रहे हैं कि देख रहे थे ना आप आसंदी का आचरण, कितनी अमर्यादित शब्दावली थी अमित शाह जी की, और आसंदी से न उन्हें टोका गया, न रोका गया, और ना ही उसको कार्रवाई से निकाला गया। क्या कहते हैं आप? जी धन्यवाद, आपने मुझे शो में बुलाया। जी शुरुआत करते हैं 10 फरवरी 2026 से। 10 फरवरी 2026 को ओम बिरला जी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन की चिट्ठी लिखी गई, जिसमें लिखा गया 2 फरवरी 2025, 3 फरवरी 2025, 4 फरवरी 2025। अब कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि स्पीकर को तटस्थ होना चाहिए, तो मैं मानती हूं कि जो विपक्ष है उसको भी जिम्मेदार होना चाहिए। और विपक्ष में तो आज वो पार्टी है जिनका सबसे पुराना इतिहास है, सबसे पुरानी पार्टी इस देश की, जिसने सबसे ज्यादा इस देश के ऊपर राज्य किया है। और राहुल गांधी जी जो नेता विपक्ष हैं, उनके परदादा हो, दादी हो, पिताजी हो, माताजी हो, बहन हो, पूरा परिवार ही अगर हम मिलाएंगे तो 90 साल तो टोटल उनका मिला के साल हो जाएंगे कि कब से ये लोग सांसद है और संसद प्रधानी को जाते हैं। लेकिन उनकी टीम एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आती है स्पीकर के खिलाफ, जिसमें स्वयं राहुल गांधी का साइन भी नहीं होता, उसमें डेट ठीक नहीं डाल पाते। और ये पहली बार नहीं है, आपको याद होगा दिसंबर 2024 में धनखड़ साहब के खिलाफ भी लेकर आए थे जब वो वाइस प्रेसिडेंट थे। आज खैर उनके आंखों के तारे बन गए हैं वो, लेकिन तब भी धनखड़ साहब के इन्होंने स्पेलिंग गलत लिखी थी। और देखिए ओम बिरला जी ने क्या किया, जब इतनी मिस्टेक्स थी इन्होंने पूरी कोशिश करी कि हम लोग उसको रिजेक्ट कर दें। रिजेक्ट किया जाएगा फिर ये हाहाकार मचाएंगे, लेकिन ओम बिरला जी ने देखिए स्वयं उनके खिलाफ जो नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, खुद सामने बैठ के चेंजेस करवाए कि इसको ठीक करिए और इसको लेकर आइए, और मैं तब तक संसद में नहीं आऊंगा जब तक इस पे क्लैरिटी नहीं होगी। फिर आपने इनसे पूछा कि मध्य विभाजन आपने क्यों नहीं मांगा? अरे कैसे मांगेंगे? कल प्रियंका गांधी ने कहा कि जे राहुल गांधी इकलौते नेता है विपक्ष के जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं और कोई नहीं करता। आज टीएमसी की सांसद ने बतौर सामने कह दिया, जब स्पीकर साहब ने कहा कि अपने कांग्रेस के सांसदों को कहिए कि आपको बोलने दे, कहते हैं एकला चलो रे हमारा है, हम तो अकेले ही हैं। तो मध्य विभाजन कैसे मांगेंगे? एकला चलो रे हो रहा है और सिर्फ राहुल गांधी है जो आवाज उठाते हैं। बाकी अगर सपा के अखिलेश यादव जी हो, टीएमसी के लोग हो या कोई और पार्टी के, आम आदमी पार्टी के हो, तो सब खाली बैठे हैं जी, वो तो कुछ कर ही नहीं रहे। तो मध्य विभाजन तो यहीं पर आ गया। अब देखिए ना, एक और दिलचस्प बात, यहाँ पे बैठ के कांग्रेस के प्रवक्ता ने ये कहा कि ये मर्यादित भाषा थी। आपको वो सीन याद है ना, जब अमित शाह जी बोल रहे थे तो आवाज क्या आ रही थी? ओ, ये कौन सी मर्यादा होती है? ये देश के सांसद हैं जिनकी तनख्वाह हम टैक्स पेयर्स के पैसों से आती है, करोड़ों रुपए एक दिन का खर्च होता है। क्या हम लोग टैक्स इसीलिए देते हैं, हिमांशु जी, क्या आप टैक्स इसलिए देते हैं कि सांसद आके संसद में करके बिहेव करे? आपको अपनी बात रखनी है, रखिए। जंगलियों की तरह क्या व्यवहार होता है? जंगली भी ऐसे व्यवहार नहीं करते। और मर्यादा की बात करते हैं, आपने तो तार तार कर दी, पैरों तले रोक दी। और अमित शाह जी ने क्या गलत कहा? 17वीं लोकसभा में राहुल गांधी की उपस्थिति 51% थी, जबकि राष्ट्रीय औसत 67% थी।
16वीं लोकसभा में 52% थी और 15वीं लोकसभा में 43%। और हमारे जो स्पीकर साहब है जिन पे आरोप लग रहे हैं, उनका कार्यकाल देखिए, ऐतिहासिक है। 17वीं लोकसभा में उत्पादकता 97% थी और सत्र लगभग 100% उत्पादक रहे। तो ये ऐतिहासिक विधेयक पास हुए, लेकिन सवाल ये है राहुल गांधी कहां होते थे? हमेशा चर्चा चाहते हैं, लेकिन राहुल गांधी गायब हो जाते हैं। कल भी राहुल गांधी संसद में नहीं पहुंचे जब चर्चा होनी थी इसके ऊपर। वो लंदन जाएंगे, कुआलालंपुर जाएंगे, हर जगह जाएंगे, लेकिन संसद में नहीं आएंगे। तो इसमें क्या गलत बोला? ये अमर्यादित है कि देश को ये बताना कि चाहे। अच्छा राधिका जी, एक सवाल है मेरा, ये बताएगा कि जो नेता प्रतिपक्ष है, हालांकि वो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में तो इसी लोकसभा में है, उससे पहले तो वो नेता प्रतिपक्ष नहीं थे, क्योंकि जो सदन के नेता हैं उनकी उपस्थिति के संदर्भ में कुछ आया? लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव था, आपने सवाल उठाया, नेता प्रतिपक्ष सदन में नहीं थे। चलो भैया कल नहीं थे, आज तो थे। पर जो सदन के नेता हैं वो लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास है, सदन के नेता ने उपस्थित नहीं होने की जरूरत क्यों नहीं समझी राधिका जी? इसके संदर्भ में कोई दलील आपके पास है? देखिए, कौन लेकर आया विश्वास मत? कांग्रेस पार्टी लेकर आई ना। तो उनके सबसे बड़े नेता को तो होना चाहिए था। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष इसीलिए नहीं बन पाए थे क्योंकि उनके पास इतनी सीटें ही नहीं थी। जब सीटें आई तो बन गए, लेकिन लीडर तो वही थे ना। एक पत्ता मुझे, आप तो इतने लंबे समय से जर्नलिस्ट हैं हिमांशु जी, मुझे बता दीजिए, क्या एक पत्ता जब से राहुल गांधी ने सिंहासन संभाला है उनके साइन या लेटर के बिना होता है? आज भले ही मल्लिकार्जुन खड़गे साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लेकिन फिर भी हाई कमांड, उन्होंने खुद कहा हाई कमांड से पूछूंगा। जब हाई कमांड वो है तो उनको हाई कमांड को तो वहां होना चाहिए था ना। कल अब देखिए ना क्या है, भाई बहन में झगड़ा है, तो जैसी बहन के लिए सरकार ने बोल दिया कि आप तो सुनती नहीं है, आपको होना चाहिए, तो फटाफट से भागे आ गए। पिछली बार जब प्रियंका जी ने चाय पी ली थी मोदी जी के साथ, तब भी एकदम से भागे आ गए थे। जब कुर्सी खिसकती दिखती है कि हाई कमांड कोई और बन जाएगा तो राहुल गांधी आ जाते हैं। लेकिन सवाल तो उठेंगे ना, तीन तलाक सवाल तो उठेंगे, लेकिन आपने मेरे सवाल का उत्तर देने की जरूरत नहीं समझी। मैंने ये जानना चाहा, आप तो लोकसभा अध्यक्ष की गरिमा को लेकर बड़े चिंतित हैं, उनकी प्रतिष्ठा को लेकर बहुत संजीदा हैं, आपकी पूरी भावनाएं जो है लोकसभा अध्यक्ष की गरिमा को लेकर जुड़ी हुई है। तो जिस लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं, उस लोकसभा में सदन के नेता सम्माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री और आपके भी बेहद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। जब लोकसभा अध्यक्ष की निष्पक्षता को लेकर सवाल जवाब हो रहे हैं, उस समय सदन के नेता ने अपनी मौजूदगी बनाए रखना जरूरी क्यों नहीं समझा? क्या होड़ लगी है कि कौन कितना जिम्मेदार हो सकता है? नेता प्रतिपक्ष भी नहीं आएंगे और सदन के नेता भी नहीं आएंगे। आपको नहीं लगता राधिका जी, ये भी एक सवाल है? देखिए, देश के प्रधानमंत्री का प्रोग्राम पहले से फिक्स होता है। कोई एक दिन पहले, 2 दिन पहले, राहुल गांधी तो है नहीं कि आज मन किया तो दिल्ली के 5 सितारा होटल में दाल बुखारा खाने चले जाएंगे, आज मन किया तो चाइनीज खाना खाने चले जाएंगे, चाइनीज एम्बेसडर के साथ छुपे छुपे। ऐसे तो होता नहीं है। महीनों पहले देश के प्रधानमंत्री का प्रोग्राम बनता है। अभी अविश्वास प्रस्ताव आया, देश में सदन के सारे लोग मौजूद थे, अमित शाह जी थे, जेपी नड्डा जी थे, पूरी की पूरी कैबिनेट वहां मौजूद थी और उनकी जरूरत ही नहीं थी। आज जब पहले आप इनसे तो डील करिए, और वैसे भी मोदी जी अगर बैठे भी होते, क्या ये बोलने देते हैं मोदी जी को? ये तो उठ के चले जाते, इनको फिर बहाना मिल जाता और कहते हम नहीं बैठेंगे। आप बताइए, पिछले 3 बार से जब नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सदन में बोला है, ये लोग क्या बैठे हैं? क्या इन्होंने इस संसद की गरिमा को कंटिन्यू किया है कि प्रधानमंत्री बोल रहे हैं तो उनको बोलने दीजिए। लेकिन एक बात और मैं बोलना चाहूंगी हिमांशु जी, यहाँ पे एक पॉइंट और कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि हमारी विदेश नीति को लेकर सवाल उठा रहे थे। मुझे लगता है ये 2013 का अपनी पार्टी का इतिहास भूल गए हैं, जब ईरान ने भारत की लार्जेस्ट क्रूड लेडिंग टैंकर एमवी देश शांति को, जब वो इराक से इंडिया लेकर आ रही थी, तो बंदर अब्बास में पकड़ लिया था। 25 हमारे जो क्रू मेंबर थे उनको हॉस्टेज रखा, उनको मारा, पीटा, टॉर्चर किया और ये कहा कि आप अपने आप को कन्फेस करिए कि स्पाई हैं। तब डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो रिमोट कंट्रोल से चलते थे राहुल गांधी और सोनिया जी के, हाथ जोड़ के खड़े रहे। 1 महीने तक हमारे लोग वापस नहीं आए। आखिर में अमेरिका और गल्फ नेशंस को अंदर प्रेशर देना पड़ा, तब ईरान ने हमारे ऑयल टैंकर्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ आने दिया। मैंने ये क्यों बताया? क्योंकि विदेश नीति क्या होती है ना आज, और आप ये अपने टीम से चेक करवा सकते हैं, क्योंकि आजकल तो हर चीज सैटेलाइट इमेजेस और सब कुछ अवेलेबल है। आज 2 इंडियन ऑयल टैंकर्स, पुष्पक और परिमल, ट्रैक करे गए, सेफली पास करे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू, जब और इंटरनेशनल शिप्स को रिस्ट्रिक्शंस फेस करनी पड़ी। और वही ईरान जिसके आगे ये झुक गए, लेकिन उसने हमारे सैनिकों को टॉर्चर किया, आज वही ईरान कह रहा है कि हम इंडिया की शिप को पास करने देंगे। ये होती है बैलेंस डिप्लोमेसी। इसीलिए नेता हमारे जो नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी है, वो ये चीजें कर रहे हैं, इंश्योर कर रहे हैं
कि हमारे देशवासियों के पास सिलेंडर रहे, हमारे देशवासियों को ऑयल की, पेट्रोल डीजल की कमी ना मिलनी पड़े। वरना आसपास देखिए, श्रीलंका देखिए, पाकिस्तान देखिए, बांग्लादेश देखिए, आप मलेशिया देखिए, इंडोनेशिया देखिए, हर जगह वर्क फ्रॉम होम हो चुका है, हर जगह रिस्ट्रिक्शंस आ चुकी है, लेकिन आप और हम फिर भी आसानी से सब कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं। जो नेता हमारे, जो प्रधानमंत्री जी हैं, वो देश चलता रहे, उसको कोई तकलीफ ना है, उस पर ध्यान दे रहे हैं। और ये अविश्वास प्रस्ताव तो देखिए, जिनके पास मत ही नहीं है, बट मुझे तो अमित शाह जी ने गिनवाया, इनको सबसे ज्यादा समय मिला है, हमसे भी ज्यादा समय उनको मिला है। अब वो अपने समय में जो मुद्दा है उस पर बोलेंगे नहीं और कहेंगे मैं XYZ के ऊपर बोलूंगा। जब चर्चा होनी है 1 2 3 पे, तो इसका तो देखिए कोई इलाज नहीं। इसका कोई इलाज नहीं। राधिका जी ने विदेश नीति पर भी सवाल उठा दिए कि भाई आपके समय पे क्या नीति थी। अब इसका जवाब तो हिलाल अहमद साहब को ही देना पड़ेगा। लेकिन अहमद साहब, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन उससे पहले मुझे देवेंद्र वर्मा जी के पास जाना है और देवेंद्र वर्मा जी से जानना है कि आज और कल दोनों दिन सदन में चर्चा के दौरान यह बार बार दलील दी गई कि सदन तो व्यक्ति की पसंद से नहीं, नियमों के हवाले से चलेगा। पर नियम कौन से? जो आसंदी पर बैठा हुआ व्यक्ति के मुंह से निकल जाए वो नियम होता है या कुछ और नियम होता है? राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान क्या बोला जा सकता है, इसके संदर्भ में सम्मान्य ओम बिरला जी की 2 अलग अलग रूलिंग, एक 2020 की, एक 2026 की। 2020 की रूलिंग में वो बोलते हैं कि आप भाषण में जो विषय है उन पर बोलते हो, जो भाषण में नहीं है उन पर भी बोल सकते हैं। 2026 में बोलते हैं कि आप भाषण के इतर कुछ नहीं बोल सकते। तो वर्मा जी, थोड़ा मुझे ये समझाइए अपने दर्शकों के लिए कि सदन कैसे चलता है। जो आसंदी पर बैठता है उसका शब्द ही नियम होता है और उस अनुसार सदन चलता है, या कोई वाकई नियम है और आसंदी पर बैठा हुआ शख्स भी उन नियमों के अधीन होता है? समझाइए ना देवेंद्र जी। सदन तो प्रक्रिया, कार्य संचालन, नियम, परंपराओं और जो आसंदी पर बैठा है उसके विवेक के आधार पर चलता है। ये सभी बातें उसमें समाहित होती है। लेकिन प्रक्रिया एवं कार्य संचालन, नियम और जो परंपराएं हैं वो सबसे प्रमुख होती है। और उस समय जब वो आसंदी पर बैठे रहते हैं, उस समय विषय किस प्रकार से चल रहा है, कौन क्या बोल रहा है, वो मनुष्य होता है वहां पर बैठा हुआ व्यक्ति। हो सकता है कि वो उससे प्रभावित होता हो, लेकिन ऐसा जो आप उदाहरण बता रहे हैं सेवा काल में, ऐसा मेरे को कभी महसूस नहीं हुआ कि नियम प्रक्रियाओं से अलग हटके आसंदी से कोई किसी प्रकार के निर्णय दिए जाते हैं। परिस्थिति यदि कुछ ऐसी हो तो अलग बात है, लेकिन वो बहुत एक्सेप्शन होते हैं। नहीं, मैंने तो आपको एक्सेप्शन बताया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान आप क्या बोल सकते हो, क्या नहीं बोल सकते हैं, इसके संदर्भ में 2 विरोधाभासी व्यक्तित्व वक्तव्य। क्या कहते हैं देवेंद्र वर्मा जी? अभिभाषण में लगातार ये कह रहा है कि अध्यक्ष की आसंदी पर बैठकर ओम बिरला पूरे समय सत्ता पक्ष को संरक्षण देने का, सहेजने का कार्य करते हैं और सत्ता पक्ष को चुभने वाली बात है और खास तौर पर सम्मान्य प्रधानमंत्री के संदर्भ में अगर कोई बात आती है तो तुरंत उनके लिए बचाव में खड़े हो जाते हैं या उस पर आपत्ति लगा देते हैं। यही मूल विषय था। क्या कहते हैं? मूल विषय के ऊपर तो प्रतिपक्ष ने कोई कॉन्सेंट्रेट किया नहीं। मूल प्रतिपक्ष तो आज दूसरी बातों के ऊपर ही बोल रहा था जी। सरकार की कार्यप्रणाली पर बोल रहा था, विदेश नीति पर बोल रहा था। तो जो विषय, देखिए, अध्यक्ष के खिलाफ जब कोई प्रस्ताव आता है, एक तो पहली बात तो यह है कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर होता है जी। नियमावली में है। इसका आशय ये नहीं है कि आप कभी भी उठ के और एक कागज दे दो, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव, ये रिमूवल ऑफ द स्पीकर का जो प्रस्ताव है वो एक मेंबर भी दे सकता है जी। उसके लिए जरूरी नहीं है कि 25-50 सदस्य हों, एक मेंबर भी सिग्नेचर करके दे सकता है। और जब वो प्रस्ताव रिमूवल ऑफ द स्पीकर आ जाता है, उसके 14 दिन के अंदर उसकी सदन से स्वीकृति होती है और उस समय यदि 10% ऑफ द मेंबर उसके पक्ष में खड़े हों तब वो ग्राह्य होता है और उसके 10 दिन के अंदर उसके ऊपर चर्चा की तिथि निर्धारित करनी पड़ती है। तो अविश्वास प्रस्ताव की पूरी प्रक्रिया यह है। अब अविश्वास प्रस्ताव उन्होंने दिया, यदि 50 मेंबर दे दे तो कोई उससे फर्क नहीं पड़ता, 100 मेंबर दे दे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक मेंबर ने भी दिया है तो उसके ऊपर प्रक्रिया वही होती है।
और उसमें जो बिंदु रहते हैं, मैंने पहले बताया आपको, ये रेयरेस्ट है, ये कोई साधारण वो नहीं है, ये एक्चुअली एक प्रकार से ब्रह्मास्त्र है स्पीकर। और स्पीकर के ऊपर यदि विश्वास नहीं करेंगे तो ये सदन चल ही नहीं सकता, क्योंकि स्पीकर इतना महत्वपूर्ण पद होता है। एक बार नेहरू जी ने कहा था कि चूंकि ये संसद इस जनता का, देश का प्रतिनिधित्व करती है और स्पीकर संसद का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि स्पीकर इस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। इतना महत्वपूर्ण पद है तो उसको हल्के फुल्के ढंग से कभी भी एक अविश्वास प्रस्ताव दे दें और फिर उसको, जैसा कि आपने भी देखा होगा, उसके ऊपर चर्चा करने के लिए जिस मेंबर के दस्तखत हैं वो चर्चा के लिए उठे नहीं, उसको प्रतिपक्ष के ही लोग उसको नहीं बोलने दें। तो इतनी गैर जिम्मेदारी के साथ में अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर प्रतिपक्ष का जो व्यवहार रहा वो किसी भी हालत में उचित नहीं कहा जा सकता। वो उचित नहीं कहा सकता। वर्मा साहब, एक आखिरी टिप्पणी आपसे और चाहिए इस चरण के अंतर्गत। मत विभाजन नहीं मांगा गया, आगे पास तो तकरीबन 4 दशक का अनुभव है विधानसभा में इस प्रकार की बहस और विधानसभा में लिए जाने वाले निर्णय। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, मतलब कभी कभार ही ऐसे होने वाली घटना, वो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, वो ध्वनि मत से निपट गया। ये भी तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर का रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। इसके संदर्भ में क्या आपने महसूस किया? जो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे उनमें ही परस्पर अविश्वास आ गया, इसलिए संख्या बल कहीं सार्वजनिक ना हो जाए कि हम आपस में कितने बटे हुए हैं, इसलिए मत विभाजन नहीं मांगा गया। देखिए, ये कोई कहने की बात नहीं है, बटे हुए हैं ये तो सभी लोग महसूस कर रहे हैं। ये कोई मैं अकेला महसूस कर रहा हूं या आप अकेले महसूस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। देश की जनता महसूस कर रही है कि जो इनका इंडिया ब्लॉक है उसके ही सब सदस्यों का इनको समर्थन नहीं है। और यदि आज मत विभाजन मांगते तो निश्चित तौर पर जो इनके सहयोगी दल हैं वो इसमें सहयोग करते या नहीं करते, ये संदेहास्पद है। और इसी सब के ऊपर विचार करके शायद मत विभाजन नहीं मांगा होगा, क्योंकि उनको पता था कि निर्णय तो क्या होना है। यदि मान लीजिए सब लोग सहयोग कर भी देते तब भी अविश्वास प्रस्ताव। तो मतलब आप मानते हो देवेंद्र वर्मा जी की विपक्ष को गैर समझदार बता रहे हैं, गैर जिम्मेदार बता रहे हैं? माने मत विभाजन ना मांगकर विपक्ष ने समझदारी का परिचय दिया, जिम्मेदारी का परिचय दिया। इस मामले में तो आपको समझदारी पे कोई संदेह नहीं है ना? अब तो मान रहे हैं आप कि विपक्ष समझदार है, लेकिन गैर जिम्मेदार है। यदि उनको ऐसा ही करना था तो अविश्वास प्रस्ताव देना ही नहीं चाहिए था, पहली बात तो। और यदि देना चाहिए था तो उसमें जो बिंदु होना चाहिए कि खास तौर पर वो सत्ता पक्ष का मत के तरफ बोलते हैं, प्रतिपक्ष को संरक्षण नहीं देते हैं। इस विषय में तो नहीं, बल्कि इस विषय में सुन रहा था, बड़ी तारीफ करी कि नहीं स्पीकर साहब तो बहुत अच्छे हैं, हमारी सारी बातें उठाने देते हैं, हम सदन में सब बोल सकते हैं, सब कर सकते हैं। 1-2 मेंबर ने ऐसा भी कहा कल और आज में। तो वही मेंबर ये कह रहे, तो फिर अविश्वास प्रस्ताव आप लाए क्यों? ये निश्चित तौर पर पार्लियामेंट्री। तो समझदारी तक तो मान रहे हैं देवेंद्र वर्मा जी, पर जिम्मेदार नहीं मान रहे। पर राजकुमार सिंह जी क्या मान रहे हैं? राजकुमार सिंह जी, अविश्वास प्रस्ताव का खारिज होना कोई अचंभे का विषय क्या? जिस दिन लाया गया था उस दिन से पता था कि यह खारिज हो जाएगा। कितने मत से होगा इसको लेकर भी कोई बहुत उत्सुकता हो, ऐसा नहीं था। पर क्या इस 10 घंटे की जगह 13 घंटे तक लोकसभा में चली चर्चा जनता के बीच यह स्पष्टता ला पाई कि ओम बिरला तटस्थ हैं या पक्षपाती हैं, विपक्ष के साथ हैं या सत्ता पक्ष के साथ हैं? इसके संदर्भ में क्या संदेश गया? बतौर पत्रकार आप क्या महसूस कर पाए राजकुमार जी? और हिमांशु जी, जब यह अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था तब भी नंबर गेम के हिसाब से स्पष्ट था कि प्रस्ताव गिर जाएगा, फिर भी लाया गया। तो जाहिर सी बात है कि अपोजिशन का जो प्लान था वो अपना एक मैसेज देने का था कि ओम बिरला का जो कार्य संचालन है, जिस तरह से सदन संचालन वो करते हैं, उससे अपोजिशन संतुष्ट नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जैसा आपने खुद भी कहा कि चौथा मौका था अभी तक के संसदीय इतिहास में जब विश्वास प्रस्ताव लाया गया, और इससे पहले जब भी लाया गया कभी भी पारित नहीं हुआ। तो हमें स्पष्ट समझना होगा कि स्पीकर का चयन सत्तारूढ़ दल के पास बहुमत होता है, गठबंधन के पास बहुमत होता है, इसलिए उसका स्पीकर बनता है। तो उसमें रातों रात बहुमत को कोई क्षरण तभी हो सकता है जब कोई विभाजन हो। वैसी कोई स्थिति आज तक नहीं हुई,
और ये भी नहीं दिखाई पड़ रही थी। अब सवाल आता है स्पीकर के आचरण। अगर आप इजाजत दें तो मैं 2-3 उदाहरण देना चाहता हूँ। जी। ब्रिटेन में जहां से हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी मोटे तौर पर ली है, वहां जो स्पीकर होता है किसी पार्टी का सदस्य नहीं है, ठीक है। उसके पीछे मंशा यही है कि उस पर किसी दल के साथ पक्षपात का या भेदभाव का आरोप न ले। खुद अपने यहाँ देश में थोड़ा पीछे लौट जाएं तो नीलम संजीव रेड्डी जब स्पीकर बने थे तो उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता छोड़ दी। उन्होंने कहा था मैं सदन का संरक्षक हूं और किसी दल के साथ मेरी प्रतिबद्धता मेरी निष्पक्षता पर संदेह पैदा करी। तीसरा उदाहरण सोमनाथ चटर्जी, उस समय यूपीए की सरकार थी और लेफ्ट पार्टीज का समर्थन था। जब अमेरिका से 2008 में न्यूक्लियर डील हुई और लेफ्ट पार्टीज ने उसका विरोध किया तो उन्होंने, उनकी पार्टी थी सीपीएम, उन्होंने कहा कि आप इस्तीफा दे दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, मैं सदन का संरक्षक हूं, सदन और देश के प्रति मेरी जिम्मेदारी है जो पार्टी से बड़ी। 3 उदाहरण हमारे पास उस तरह। दूसरे स्पीकर्स की बात करें तो हमने बलराम जाखड़ भी देखे कांग्रेस के, हमने शिवराज पाटिल भी। उनके सदन संचालन को लेके, उनके व्यवहार को लेके समय समय पर बहुत सारी आपत्तियां हुई कि वो किस तरह से पक्षपात करते थे सत्तारूढ़ दल के साथ या सरकार के। लेकिन हमने पीएस संगमा भी देखे, वो भी कांग्रेस के थे, जिनका सभी दलों के सदस्य बेहद सम्मान करते। अब मैं आता हूं ओम बिरला। ओम बिरला के मामले में एक बात तो माननी पड़ेगी कि वो अभी तक के संसदीय इतिहास के सबसे विवादास्पद स्पीकर बन गए। पक्षपात करते हैं नहीं करते बहस का मुद्दा, अपोजिशन की अलग राय हो सकती है, सत्तारूढ़ दल की, गठबंधन की अलग राय। उनके समय में पिछली लोकसभा में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड संख्या में विपक्षी सदस्यों का निलंबन भी हुआ। अब ठीक है, नियमों का उल्लंघन किया, उसके आधार पर हुआ, लेकिन कुल मिलाकर के अगर 100 से ज्यादा सांसदों ने ओम बिरला जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव साइन करके दिया तो मुझे लगता है उससे उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी है। फिर भी अब हम आते हैं कि संसदीय प्रक्रिया, स्पीकर का चयन तो सत्तारूढ़ गठबंधन के बहुमत है, उसी का बनेगा, हमेशा से बनता आया, आगे भी बनेगा। तो क्या अपोजिशन को, सत्तारूढ़ पक्ष को बैठ के कोई ऐसा सहमति से रास्ता नहीं निकालना चाहिए कि यही प्रक्रिया है, सदन ऐसे ही चलता है, संसदीय राजनीति ऐसे चलती है, तो टकराव के बजाय कोई सहमति और समन्वय का रास्ता हम देश हित में, संसद के हित में निकालें ताकि इस तरह के मौके आगे भी ना आए। जी। पर राजकुमार जी मुझे ये बताइए, आप ऐसी उम्मीद कैसे कर रहे हैं? भाई संसदीय कार्य मंत्री का एक दायित्व होता है जिस भूमिका में किरण रिजिजू है। अगर आप देखें, विपक्ष के साथ समन्वय बनाना संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी है, पर लगातार देखते हैं कि राहुल गांधी के संदर्भ में सबसे ज्यादा हमलावर अगर कोई शख्स रहता है तो उस टॉप 3 या टॉप 5 पे वो नाम किरण रिजिजू का रहता है। आप जैसा वरिष्ठ पत्रकार ऐसी किसी संभावना को देख पाता है कि समन्वय की कोई अभिलाषा है? एक दूसरा जिस पे आपसे टिप्पणी चाहिए थी वो ये थी कि क्या ओम बिरला जिस तरीके से कार्रवाई का संचालन करते हैं उसमें विपक्ष के आरोप आपको बेबुनियाद लगते हैं? आप तो एक सुधी पत्रकार हैं, 4-5 दशक से संसदीय कार्यप्रणाली को देखते हुए आ रहे हैं। क्या ओम बिरला जी के द्वारा दी जाने वाली व्यवस्थाओं में उस निष्पक्षता का, उस तटस्थता का या कुछ हद तक विपक्ष को संरक्षण का बोध आपको महसूस होता है? क्योंकि आपने तो बलराम जाखड़ जी को भी देखा है, नीलम संजीव रेड्डी जी को भी देखा है, आपने शिवराज पाटिल जी को भी देखा है, आपने जीएस बालयोगी जी को भी देखा है, पीएस संगमा जी को भी देखा है, तो एक लंबी फेरिस्त है। कहां ठहरते हैं ओम बिरला? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि ओम बिरला भारत के संसदीय इतिहास के को उस तरह का संरक्षण नहीं दे पाते जैसे संरक्षण की जरूरत, क्योंकि अपोजिशन हमेशा अल्पमत में होता है, बहुमत में तो होता नहीं है। तो उसको एक विशेष मौका देना चाहिए, आपको एक सहानुभूति होनी चाहिए कि आप अपने मुद्दे उठाइए। लेकिन जैसा भी देवेंद्र प्रभाजी कह रहे थे कि संसद की कार्रवाई नियमों से, प्रक्रियाओं से और परंपराओं से,
और उसका पालन सिर्फ सत्तारूढ़ पक्ष को नहीं, विपक्ष को भी करना चाहिए। आप कोई मुद्दा उठाएं, कोई सवाल उठाएं, लेकिन उसकी एक संसदीय प्रक्रिया है और शालीनता है। वो मुझे लगता है कई बार अपोजिशन के सदस्य भी लांग जाते हैं। पिछली लोकसभा में जो रमेश बिधूड़ी ने किया था बीजेपी के सदस्य से, बेहद शर्मनाक था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। इस लोकसभा में भी इस तरह के एक दो उदाहरण आए, वो अपोजिशन की तरफ से आए, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं। तो दोनों पक्षों को बैठ करके कोई ना कोई हल निकालना, दोनों पक्षों को मिलकर कोई ना कोई समाधान खोजना चाहिए। जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, ये राजकुमार सिंह जी का मत है। देखिए, मेरे साथ में डॉक्टर हिलाल अहमद हैं। राधिका खेड़ा जी जब बोल रही थी, उनकी बातों पर उन्हें ऐतराज था। पहले उस ऐतराज को सुनते हैं और अब आगे कांग्रेस क्या करेगी इसे समझने की कोशिश करते हैं। जी अहमद साहब। देखिए, हम सिर्फ राधिका जी जब बोल रही थी तो हंसी आ रही थी कि उसके अंदर वो डेट 25 डाल दिया, 26 होना चाहिए था। वो है, बताइए, उस दल का ये स्पीकर है जिस दल के नेता जो हैं वो A², B², C², D² सारा सब किया था ना, कनाडा के सामने खड़े होकर के A+B का स्क्वायर क्या होता है और A² और B² ब्रैकेट का स्क्वायर सब किया था। उस दल के जो हमारी प्रवक्ता हैं वो बता रहे हैं कि इसके अंदर ये गलतियां हो गई थी, डेट गलत डाल दिया था। ये उस दल के प्रवक्ता बता रहे हैं जो कहते हैं क्लाइमेट नहीं चेंज हुआ है, हम चेंज है ना। ये उस दल की प्रवक्ता जो है वो बता रहे हैं। अहमद साहब, आप बताना क्या चाहते हो? आप ये बताना चाहते हो कि इस देश के लोगों का दुर्भाग्य किस कदर है, चाहे वो सत्तारूढ़ दल है और चाहे वो विपक्षी दल है, दोनों में ना तो समझदारी और ना जिम्मेदारी है। मतलब अगर राधिका खेड़ा जी ने बताया कि आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं और उस अविश्वास प्रस्ताव में उदाहरण दे रहे हैं कि इस तारीख में, इस तारीख में, इस तारीख में अध्यक्ष ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक से नहीं किया, तो अगर उसकी तारीख या उसका साल आपने गलत डाला है तो इसमें ध्यान नहीं देना चाहिए। यहां पर टेंडर कैंसिल हो जाते हैं, एक चूक के आधार पर करोड़ों का टेंडर खारिज कर देते हैं। नामांकन पत्र दाखिल करते समय एक जानकारी अगर ऐसी त्रुटि के साथ हो तो खारिज कर दिया जाता है। राधिका खेड़ा इस बड़प्पन को बता रही है कि चाहते तो अध्यक्ष इस चूक के आधार पर अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर सकते थे, पर उन्होंने उस चूक को देखकर उन चूकों को ठीक कराया। अपने पक्ष में उन्हें एक दलील मिली थी। अहमद साहब, आपको नहीं लगता कि हाँ, ये एक गलती थी, एक चूक थी? इतना बड़ा विषय लेकर आ रहे हैं, जो संजीदगी होनी चाहिए थी, जो सतर्कता होनी चाहिए थी, वो आपकी नहीं थी। जी, 25 और 26 की जो आप बात कर रहे हैं, ये ईयर का चूक जो है ये हो जाती है, बहुत बार हो जाती है, बहुत लोगों से हो जाती है। और रही बात माफ करने की, तो हमारे देश की तो बहुत बहुत विशाल वो है। देखिए, मतलब नाले की गैस पे चाय बना दी, लेकिन भी देश ने माफ कर दिया, किया ना माफ, उस चूक को जाने दिया। तो इस वजह से ये तो हम महान लोग हैं, हम लोग इस तरह के काम करते रहते हैं। बताइए, हमने फिर से उसको नेता बना लिया जो नाले की गैस के ऊपर चाय बनाता है, उसको फिर से हमने चुन लिया। तो हमारा देश है महान, हम इस तरह की चूक को नजरअंदाज कर देते हैं जी। तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी, इसके अंदर जो बात ये कही गई कि ईरान से आ रहा है तेल और गैस आ रही है, और उसके अंदर हमारी जो है वो डिप्लोमेसी है जिसकी वजह से आ रही है, सारा सब आ रहा है। थोड़ा सा शर्म आनी चाहिए ये कहते हुए कि जिन लोगों को आपने, जो आपके मेहमान थे, उनको अमेरिका ने मार गिराया और आपने एक कंडोलेंस मैसेज भी नहीं दिया। इतना तो बनता था कि आप कम से कम एक कंडोलेंस मैसेज दे दें। जिन्होंने आपके गैस के सिलेंडर, आपके वो जहाज को आने दिया, उसका हेड ऑफ द स्टेट मार दिया गया, उसको एक कंडोलेंस मैसेज भी नहीं दिया। तो हाँ, ये भी एक राजनीति होगी, विदेश नीति होगी, ये भी एक तरीका होगा विदेश नीति का। लेकिन अगर ये काम सत्ता पक्ष ने स्वयं किया होता तो कोई बात नहीं थी। ये कहीं से ऑर्डर आ रहे हैं ना, जो हमको बताता है कि कब सीज फायर हो गया है, कब ट्रेड डील साइन हो गई है, कब हमको 100 दिन का मौका मिल गया है कि अब हम 100 दिन और जो है वो किसी और से तेल और डीजल खरीद लें। उनके कहने के बाद जब काम होते हैं तो निश्चित रूप से चिंता होती है कि हम कहां जा रहे हैं, हमारी विदेश नीति किसकी गोदी में बैठती है। वहां के पास जो ईरान का एग्जाम्पल किया, वो हमारा फैसला था, सही है गलत है जो भी था, देश ने फैसला किया था। हमने अपनी सॉवरेनिटी को सरेंडर नहीं किया था, हमने अपनी संप्रभुत्वता को नहीं सरेंडर कर दिया था किसी देश के आगे, है ना। आपने अपनी सॉवरेनिटी को सरेंडर किया हुआ है, ऐसा दिखता, जो दिखता है वो ऐसा, जो आपके कार्य है वो ये बताते हैं कि आप किस तरह से एक विदेश में बैठा हुआ व्यक्ति आपको बराबर करता है, बराबर बेइज्जत करता है, आपको आज भी उसने बेइज्जत किया।
वो कहता है आप बहुत अच्छे एक्टर है, जो हम कहते हैं वो आप करते हैं। ये वो नहीं कह रहा है, उनके सेक्रेटरी कह रहे हैं कि इंडिया जो बड़ा अच्छा एक्टर है, जो कहते हैं वो करता है, मतलब बड़ा लायक बच्चा है। आप सोचिए हमको सर्टिफिकेट क्या क्या मिल रहे हैं, हमको विदेश से ये सर्टिफिकेट मिल रहा है और हमारी विदेश नीति बहुत अच्छी है। आज तक की हम लोगों को नहीं मालूम है कि किस देश के साथ क्या नीति साइन हुई है, कौन सी डील साइन हुई है, कौन सी ट्रीटी साइन हुई है, और जबकि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो विदेश में ही ज्यादातर रहते हैं, देश तो कभी कभी आते हैं। हम बात करते हैं कि साहब राहुल गांधी जी कितने दिन पार्लियामेंट में रहे। अरे साहब, सवाल ये होना चाहिए कि हमारे नेता, उनको सुनना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं, विपक्ष क्या कह रहा है उसको सुनो। तो आप उसको सुनने के लिए नहीं आते हैं, आपके पास इतना वक्त नहीं है, आप जो है वो इतनी हिम्मत नहीं कर पाते कि लोकसभा में खड़े होकर के अपने प्रेसिडेंट का बचाव करें, आप अपने स्पीकर का बचाव करें। आज हमारे पास ऐसा प्रधानमंत्री है जो अपने प्रेसिडेंट के भाषण का बचाव नहीं कर सकता है, उसके ना इतनी हिम्मत नहीं है कि वो लोकसभा को फेस कर सके, उसके ना इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने स्पीकर का बचाव करने के लिए आकर के वहां पर बैठे। ये बात इसकी नहीं, ये बात इसकी है कि आपके अंदर लोकसभा को फेस करने की कितनी हिम्मत है। लेकिन अहमद साहब, ये कितनी शर्मिंदगी की बात है कि जिस नेता को आप इस कदर खारिज कर रहे हैं, उस नेता से आप लगातार हार जाते हैं। 2014 आप हार जाते हैं, 2019 आप हार जाते हैं और 2024 भी आप हार जाते हैं। जिसको आप किसी लायक नहीं मानते, आप अपनी शब्दावली से लगातार बता रहे हैं हमारे पास ऐसा नेता भी नहीं है, हमारे पास ऐसा नेता भी नहीं है और हमारे पास ऐसा नेता भी नहीं है। पर उसके मुकाबले में आपके पास कैसा नेता है जो ऐसे नेता से भी लगातार इतनी बुरी तरीके से हार जाता है? हाँ, तुम देखिए चंडीगढ़ का मेयर का इलेक्शन भी गए थे जी, हार गए थे ना, आपने देखा था कैसे हारे थे, सारे देश ने देखा था। चंडीगढ़ का मेयर का इलेक्शन देखा था ना, कैसे हार गए थे। बिल्कुल देखा। तो सर ऐसे इलेक्शन होते रहेंगे, ऐसे हार जीत होती रहेगी, हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे, हम लगातार लड़ रहे हैं इस लड़ाई को। आज की तारीख में पूरा विपक्ष इस लड़ाई को लड़ रहा है कि हम पूरा विपक्ष का इस लड़ाई को लड़ रहा है। सम्मानीय प्रियंका गांधी की बात का कुछ तो सम्मान करेंगे, अहमद साहब भी नहीं करेंगे। आगे पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव हैं, संसद का हिस्सा है, उन्होंने बताया केवल और केवल राहुल गांधी ही हैं जो लड़ रहे हैं। वो अखिलेश यादव, वो अभिषेक बनर्जी और जितने भी लोग हैं, ओवैसी वो सब तो बेचारे पानी पानी हो गए। प्रियंका गांधी जी ने बताया। आप साथ नहीं है क्या प्रियंका गांधी जी के, अहमद साहब? बड़ी अच्छी बात कही आपने जी। इसके ऊपर विपक्ष के किसी नेता को एतराज नहीं हुआ जी। अच्छी बात यह है कि हमारा जो सत्ता दल है वो कितना ध्यान रखे हुए विपक्ष के नेताओं को, है ना, कि वो जो है वो चुने हुए मुख्यमंत्री को राज्यसभा भेज देता है। देखिए कितना ध्यान रखे हुए हैं वो लोग जो है। तो इस वजह से जो राधिका जी कह रही हैं इस बात को, उसका दुख और तकलीफ सत्ता पक्ष को भी अच्छा लगा सुन के। लेकिन हमारे साथ एक बार बताओ अहमद साहब, ये चुने हुए मुख्यमंत्री को राज्यसभा भेज दिया, इस पर आपको एतराज है, और आपने चुने हुए मुख्यमंत्री को 24 घंटे में राज्यपाल बनाकर भेज दिया, वो कितना सही था अहमद साहब? संदर्भ के लिए पूछ लिया, थोड़ी कुछ जानकारी जेब में रहती है तो पूछ लिया मैंने। हमने अपने मुख्यमंत्री को अपने शासित प्रदेश में, यानी कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री को कांग्रेस के शासित प्रदेश में भेज दिया था। हमने किसी दूसरे दल के मुख्यमंत्री को, जो कि चुना गया था, जिसके नाम पे इलेक्शन लड़ा गया था, उसको हमने इस हाल में पहुंचा दिया कि वो अपने प्रदेश को छोड़ करके राज्यसभा बुलाया जाए। तो आपका मानना है नीतीश कुमार इतने असहाय हैं, इतने गए गुजरे हैं, जिसके चलते ऐसा हो गया? जी, क्या कह रहे हैं आप? मतलब आपका आशय है कि नीतीश कुमार, जो पिछले 2 दशक से बिहार की सियासत के केंद्र बिंदु रहे हैं, वो इतने गए गुजरे और असहाय हैं कि जैसा चाहते हैं वैसे घुमा लिए जाते हैं? आपको इसमें शक है? हाँ बिल्कुल है, मेरा तो सवाल है हिमांशु जी। हाँ, मैं मतलब नीतीश कुमार को इतना अंडर एस्टिमेट नहीं कर पाता। वो नीतीश कुमार जिसको लगातार कोसने वाले लोग जरूरत पड़ने पर फिर उनके दरवाजे पर खड़े दिखाई देते हैं, उनके पैरों में बैठे हुए दिखाई देते हैं, उस नेता को आप इतना असहाय बता दे रहे हैं? वो भतीजा जाने कब बैठ जाए, आप लोग भी जाके कब उनके साथ फिर सरकार बना लो, और आप कह रहे हो कि वो इतने असहाय हैं, तो शक तो हो गई ना। पिछले 20 साल से नीतीश कुमार के कुशलता को हम देखते आ रहे ना,
क्या कहे, आप तो उन्हें अपना नेता बना लीजिए, इंडिया गठबंधन आपने उन्हें नीतीश कुमार के साथ तो बनाया था, भूल गए आप? हिमांशु जी, यही तो फर्क है, वो था, ये है। वो नीतीश कुमार जी थे और आज ये नीतीश कुमार जी हैं, है ना। सवाल तो इसी का है कि वो नीतीश कुमार जी थे और भारतीय जनता पार्टी ने आज ये नीतीश कुमार जी बना दिए। सवाल इसी बात का है कि ये कौन कौन सी फाइलें हैं, विदेश के साथ साथ देश की भी कुछ फाइलें चल रही हैं। देश की भी कुछ फाइलें चल रही हैं, मतलब नीतीश कुमार ऐसा खेल कर चुके हैं जिसके चलते उनकी फाइलें हैं। पर मैं राधिका जी के पास जाता हूं क्योंकि विषयांतर हो जाएगा और मेरे पास समय भी सीमित है। जी राधिका जी, अहमद साहब पर आपको भी कुछ आपत्तियां आ रही थी, आप लगातार इशारा कर रही थी, पहले आपकी आपत्ति सुन लेते हैं। एक बात तो मुझे आपत्ति है यहाँ पे। मैंने वैसे तो एक कहावत सुनी थी, 10 राजा 10 प्रजा, वो मैं देख भी रही हूँ कि क्यों राहुल गांधी को बार बार, चाहे आज उनकी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष जो अलका लांबा है, जब वो आम आदमी पार्टी में गई थी पप्पू बोलती थी, और क्यों इनके साथी लोग भी बोलते हैं। अब ये यहाँ पे सवाल उठा रहे थे कि प्रधानमंत्री जी के ऐसे प्रधानमंत्री हैं, नाले की गैस निकाली। वैज्ञानिक तथ्य है, गंदे नाले से कार्बनिक पदार्थ सड़ने से मीथेन यानी CH4 गैस निकलती है, जिसका एकत्र करने से खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसका प्रयोग गाजियाबाद के एक इंजीनियर छात्र ने 200 लीटर के ड्रम में नाले के उल्टे करके गैस जमा करके चाय बनाने का प्रयोग किया। और सबसे और एक महत्वपूर्ण बात मैं इसके श्याम राव शिर्के, उसने इसका पेटेंट तक किया कि कैसे बायोगैस से खाना बनाया जा सकता है। छत्तीसगढ़ के लिए बहुत गर्व की बात है, हमारे देश के लिए बायोगैस कैसे इस्तेमाल करी जाती है। लेकिन ये मजाक उड़ाएंगे क्योंकि ये लोग समझते नहीं है। जैसे इनको लगता है कि अगर हम अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं, जैसे कि चर्चा हो रही थी कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है उसमें, लेकिन इन्होंने रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं, हमेशा जैसी गलती करी 2025 एक बार नहीं, गलती एक होती है, 2 होती है, 5 और 6 बार करा जाओ पाप होता है, गलती नहीं होती बार बार। इसका मतलब इनको संसदीय प्रणाली की, संसद की, किसी की कोई गरिमा की कोई चिंता नहीं है। यहाँ पे बैठ के लगातार प्रधानमंत्री के ऊपर कटाक्ष कर रहे थे, लेकिन अब एक भी चीज इनको नहीं पता तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। इसीलिए देश के संसद से बाहर इनको 11 साल से रखा जा रहा है। बार बार मजाक उड़ा रहे हैं, प्रधानमंत्री ने ये कर दिया, वो कर दिया। अरे राहुल गांधी क्यों नहीं थे पहले दिन पे वहां पे? ऐसी क्या जरूरी उनको काम पड़ गया था कि जिस उनके लिए पूरा के पूरा विपक्ष इकट्ठा हो गया? लेकिन राहुल गांधी के पास समय नहीं, राहुल गांधी चर्चा में आना नहीं चाहते। अगर उनको संसद के अलावा और भारत के काम है तो उनको वहीं रहना चाहिए ना। दैट मीन्स जो उनका अटेंडेंस है क्यों गिनवाया जा रहा है कि उनको संसद से कोई लेना देना नहीं है, उनको कोई मतलब नहीं पड़ता कि देश चले नहीं चले। तो जनता भी तो वैसे ही कहती है ना हिमांशु जी कि हमें आपसे कोई लेना देना नहीं है, आप विपक्ष में ही बैठिए। इस बार मौका दिया, वरना आप चिल्लाते रहते। और फिर देखिए बार बार ईरान पे भी चले गए। इन्होंने एक बात बोली, ईरान से जो हुआ हमारा फैसला था। ईरान ने आपकी एक शिप को कैप्चर कर लिया, उनको टॉर्चर किया, ये आपका फैसला था। मुझे तो समझ ही नहीं आया था ये क्या बोल रहे हैं। लेकिन एक बात आज साफ हो गई, ना विपक्ष में एकजुटता है, जो हम लगातार कह रहे हैं। ठग बंधन के परतें अलग अलग हो चुकी हैं। उनको ना संसदीय प्रणाली से कुछ लेना देना है, ना संसद का ये लोग सम्मान करते हैं। जो एक बेसिक लेटर नहीं ड्राफ्ट कर सकते, वो सपना देखते हैं कि देश वो सपना देखते हैं देश का। मैं आखिरी टिप्पणी के लिए आना चाहता हूं राजकुमार जी आपके पास। इस अविश्वास प्रस्ताव का अस्तित्व जो भी है, संसद के संदर्भ में क्या उम्मीद रखें? कटु तो और बढ़ेगी, क्योंकि दूरी साफ दिखती है, तलगी साफ दिखती है। सत्ता पक्ष और नेता प्रतिपक्ष के बीच प्रतिद्वंदिता नहीं, दुश्मनी का बोध होता है। एक दूसरे के प्रति मानो घृणा दिखती है। ऐसे में एक स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा और बहस की उम्मीद क्या इस संसद में रह सकती है? ये सवाल है। हमारे लिए विडंबना यही है कि राजनीतिक मनभेद से भी ज्यादा अब कटुता में बदल गए। आपने कई बार सुना होगा राहुल गांधी समेत, राहुल गांधी एलओपी है, खाली कांग्रेस के नेता नहीं है, विपक्ष के कई नेता, खासतौर पर राहुल गांधी प्रधानमंत्री के लिए ऐसे ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं जो मुझे लगता है कि शायद कोई सामान्य समझ वाला व्यक्ति भी, मतलब प्रधानमंत्री डरपोक थे, मतलब प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज थे। आप ये भूल जाते हो बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं, देश के प्रधानमंत्री, ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश। तो ये भावना अगर आपकी है कि आपको अपमानित करना है, आलोचना नहीं करनी है। दूसरी ओर अब किरण रिजिजू का कल का सुझाव देखें कि प्रियंका गांधी को एलओपी बनना, तो ये जो मनोदशा है दोनों, सरकार या बीजेपी चाहती है कि वो एलओपी तय करे कौन होगा, और कांग्रेस या अपोजिशन चाहता है वो तय करे कि प्रधानमंत्री बनने के लायक कौन है।
मुझे लगता है इस कटुता से और मनोदशा से उबरने की जरूरत है। ये संसद और देश दलों नेताओं से बड़ा है। हम उम्मीद कर सकते हैं, विश्वास करने की तो कोई वजह नहीं है हमारे पास, कि दोनों को एक सद्बुद्धि आएगी और संसद के हित और देश हित में। तो राजकुमार सिंह जी को विश्वास तो नहीं है पर उम्मीद करते हैं। पर जिस प्रकार की बयानबाजी तमाम मौकों पर देखने सुनने को मिल रही है, ये उम्मीद करना भी शायद जाती है। पर यह उम्मीद ना होना लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। स्वस्थ लोकतंत्र की तो बात छोड़िए। कुल मिलाकर राजनीतिक दलों के बीच प्रतिस्पर्धा या प्रतिद्वंद्विता के स्थान पर जो एक दूसरे के प्रति घृणा का यह भाव आ गया है, ये दल के लिए कितना बेहतर है पता नहीं, पर देश के लिए तो बेहतर बिल्कुल नहीं। और इसके संदर्भ में बदलाव अब नेताओं के स्तर पर नहीं, जनता के स्तर पर ही लाया जा सकता है। जनता के स्तर पर ही अगर प्रतिक्रिया इस प्रकार के बयान या इस प्रकार के तौर तरीकों को लेकर नकारात्मक आएगी, तभी शायद ये नेता सचेत होंगे कि उनकी ये भाषा, उनकी ये सोच उन्हें जनता के बीच लोकप्रिय नहीं बल्कि अलोकप्रिय कर रही है। क्या जनता ऐसी प्रतिक्रिया जाहिर करेगी, ये सवाल। मैं आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस विमर्श का हिस्सा बनने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। मुझे इजाजत दीजिए। सादर प्रणाम।